प्यारे बच्चों, हम वर्ष 2020 का विज्ञान का पेपर यहाँ पर हल कर रहे हैं। इस पेपर में आपको ये 2020 का है, यानी आज से 2 साल पहले का। एक साल 2021 में तो पेपर हुए नहीं थे, 2020 का पेपर है ये। और बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, तो इसलिए इस तरह का पेपर आपके पास आएगा। समय दिया होगा 3 घंटे का, पूर्णांक होगा 80 का, और 30 प्रश्न होंगे, सभी अनिवार्य होंगे और उनके अंक उनके सामने लिखे होंगे। एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 2 से 6 तक 1 अंक के हैं, 7 से 15 तक 2 अंक के हैं, 16 से 24 तक 3 अंक के हैं और 25 से 30 तक 4 अंक के हैं। ये सब चीज़ आपको प्रश्न हल करने से पहले पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम प्रश्नों पर। इसमें दिया गया है कि प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपने। तो परीक्षा में आपको क्या करना होता है, जैसे प्रश्न 1 का लिखना होता है, उसके बाद रासायनिक सूत्र होगा डैश, इसके आगे आप इसका सही उत्तर भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा पिछली कक्षाओं का ज्ञान होगा तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया एक गैस है, तो यहाँ पर N वाला जो आपको दिख रहा होगा वही राइट आंसर होगा। तो ऑब्वियस है कि नाइट्रोजन वाला ये राइट आंसर है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। तो बच्चों, हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं वो OH ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH माइनस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो गया NH4OH। OH इसमें भी दिखेगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, पर यहाँ पर अमोनियम नाम से पता लग जाएगा। अमोनिया इज़ NH3। नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड को बोलते हैं अमोनिया। तो ये अमोनिया का सूत्र है, तो अमोनियम है तो NH4OH, यानी अमोनिया को जल में घोलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आपको पहले का सही आंसर पता लग गया, दैट इज़ NH4OH। कम टू नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आते हैं। 1 विलियन का pH स्केल। तो बच्चों, pH से ही नाम छुपा हुआ है, pH, H फॉर हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को देखा जाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता देखी जाएगी? हाइड्रोजन आयन की। अगर जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी उतना अम्लीय कोई पदार्थ होता है। तो pH का मान 0 से लेके 14 तक होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। और साथ में हमने ये पढ़ा है कि 0 से शुरू होता है 14 के बीच में, और फिर अगर उसका मान ठीक 7 आता है तो उसको हम कहते हैं, 7 से पहले वालों को अम्लीय कहते हैं, और 7 से बाद वालों को क्षारीय कहते हैं, और जो बीच में हो गया उसको हम कहते हैं उदासीन। तो जैसे जल का pH 7 होता है, इसलिए उसको उदासीन कहा जाता है, उदासीन पदार्थ कहा जाएगा। तो 7 वालों को उदासीन, 7 से पहले वालों को अम्लीय, 7 से बाद वालों को क्षारीय। लेकिन ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है H+ आयन की सांद्रता। तो जिसमें H+ आयन ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा अम्लीय होता है, कम होते हैं तो कम अम्लीय होता है, यानी क्षारीय होता है। और H और OH बराबर होते हैं तो उसको हम उदासीन कहते हैं। तो 7 का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है उदासीन स्तर पर है, उतने ही H हैं इतने ही OH हैं। तो यहाँ पर प्रश्न साफ है कि किसी विलयन का pH स्केल यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। H+ आयन की सांद्रता को इस रूप में देखा जाता है। तो pH मतलब H+ आयन की सांद्रता। अगला प्रश्न आपके पास आया है कि मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है? तो वृक्क के बारे में बच्चों हमने उत्सर्जन में इसको पढ़ा है। देखिए, पहले इसको हम लॉजिक लगाते हैं कि परिवहन मैंने ले जाना, तो ये तो रक्त हो गया, रक्त और हृदय का काम हो गया। और श्वसन फेफड़ों का काम हो गया। पोषण हमारे आहार नाल या भोजन तंत्र का काम हो गया, जो हमारा पाचन तंत्र है उसका काम हो गया। तो बचा उत्सर्जन में हम शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो किडनी का काम क्या होता है? वृक्क मैंने किडनी का काम क्या है? शरीर की सफाई करना, रक्त की सफाई करना। तो उत्सर्जन का काम भी सफाई करना है। तो इनमें से सबसे सही उत्तर होगा, सबसे सही या सटीक उत्तर है इसका, वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन जो है, हम जो है इससे अपने शरीर के जो व्याधियाँ होती हैं, जो हमारे शरीर में दिक्कतें होती हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है घ कि
किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव किया जाता है संसूचन करता है। तो चुंबक आपको मालूम है एक नॉर्थ होता है, एक साउथ पोल होता है, और उस पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही होती हैं जो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, ये हमने पहले पढ़ा है। और अंदर जो है ये उल्टा चलती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये दर्शाती है कि ये चुंबक जो है कहाँ तक कार्य कर रहा है। मैंने आपको कहा था वह क्षेत्र, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हमें ये पता लगता है कि चुंबक का आकर्षण वहाँ तक है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ तक उसका आकर्षण है, उसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का संसूचन किया जाता है, संसूचन मतलब महसूस किया जा सकता है, जहाँ बल महसूस किया जा सकता है उसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखो विभव क्षेत्र तो विद्युत में होता है, दिशा क्षेत्र भी नहीं होगा, उदासीन क्षेत्र भी नहीं होगा, क्योंकि चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र ही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो बच्चों गोलीय दर्पण में हमने पढ़ा था, माना हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण पीछे से जो है वो शाइनी होता है, अवतल मैंने धंसा हुआ तल, और इसका जो है हमने कहा था क्योंकि ये किसी गोले का हिस्सा होता है इसलिए इसका एक अपना केंद्र होता है, इसको सी से दिखाया गया था। और ध्रुव इसका पी हो गया, और एफ जो है फोकस यहाँ पे होता है, ये एफ, सी और पी के बीच की दूरी को एफ कहते हैं। तो इसमें बोला गया कि ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी कौन सी दूरी कही जाएगी। तो सी और पी के दूरी, सी और पी और बीच की दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, मैंने आपको कहा था, और इस दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो सही उत्तर होगा फोकस दूरी, सही उत्तर है इसका फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या क्या कही जाती है? केंद्र से लेकर, वक्रता केंद्र ये हो गया, वक्रता त्रिज्या केंद्र से लेके सी से लेके पी तक की दूरी को कहते हैं, और मुख्य अक्ष सी और पी से जाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो मुख्य अक्ष ये हो गई, वक्रता केंद्र ये वाला हो गया, और वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हो गई? सी से पी तक की दूरी को। फोकस दूरी को क्या कहते हैं? या तो सी से एफ तक की दूरी को, या एफ से पी तक की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादन द्वारा उत्पादित भोजन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले हमने एक पार्ट पढ़ाया था आपको, पिछला वीडियो जो भेजा है उसमें आपने देखा था कि उत्पादक जो है वो हरे पौधे होते हैं, और हरे पौधे ही ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो हरे पौधे तो उत्पादक हो गए। अब उन उत्पादकों को खाने वाले जो होते हैं उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता, तो उपभोक्ता कई प्रकार के थे, प्रथम कोटि के, द्वितीय कोटि के, तृतीय कोटि के, अलग अलग कोटि के उपभोक्ता थे। प्रथम वाले हो गए जो सीधे पौधों को खा जाते हैं, द्वितीय वाले जो प्रथम वाले को खाते हैं, तृतीय वाले जो द्वितीय वालों को खाते हैं। ये हमने पढ़ा था यहाँ पर। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव उत्पादक द्वारा, उत्पादक मतलब हरे पौधे द्वारा, पौधों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उसको निर्भर रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप मतलब है तो पौधे को खा जाए, या पौधे को खाने वाले किसी जीव को खा जाए। तो जैसे एक शेर है वो परोक्ष रूप से है, लेकिन एक बकरी है वो किस रूप में है? प्रत्यक्ष रूप में हरे पौधों पर निर्भर है। तो दोनों को ही हम उपभोक्ता कहेंगे, दोनों को क्या कहेंगे? उपभोक्ता। आगे देखेंगे हम कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो यह क्या हो जाती है? अभी हमने नोटिस किया था कि 7 रहता है, 7 से 14 के बीच रहता है तो इसको हमने कहा था क्षारीय, और 7 से नीचे हो जाता है तो इसको कहते हैं अम्लीय। अब उस वर्षा कैसी हो गई है? 7 से नीचे मान हो गया वर्षा का, तो इसका मतलब वो अम्लीय हो गई है अब। तो इस तरह की वर्षा को क्या कहा जाएगा? अम्लीय वर्षा। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। अब आगे देखें आप, पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाते हैं? तो इनको कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। ये अपनी पाठ्य पुस्तक में आप देख लेंगे। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है सरसों का पुष्प, सरसों का पुष्प। एक पौधे पुष्प को अगर आप देखते हैं
तो उसमें क्या देखने को मिलता है आपको अंदर स्त्रीकेसर देखने को मिलता है, उसको साथ में आपको पुंकेसर देखने को मिलते हैं, और फिर आपको दल देखने को मिलते हैं, यानी कलरफुल हिस्सा देखने को मिलता है पौधे का, और फिर आपको ये पत्ती जैसी रचनाएं देखने को मिलती हैं, तो इनको बाह्य दल कहते हैं। तो किसी पौधे में क्या होता है, कभी कभी किसी बीज में या किसी फूल में केवल स्त्रीकेसर होता है, किसी में केवल पुंकेसर होते हैं। तो स्त्रीकेसर और पुंकेसर की उपस्थिति जिनमें दोनों, अगर एक दोनों में से केवल एक ही है तो उसको एकलिंगी कहा जाएगा, लेकिन अगर दोनों उपस्थित हैं किसी पौधे के अंदर, किसी पौधे के फूल के अंदर, तब उसको कहा जाएगा द्विलिंगी। तो यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दिया गया है, सरसों। अब सरसों क्या होता है, लइया या पीली पीली सरसों आपने देखी होगी, खेतों में आजकल लगी होती है, नोटिस करेंगे आप, उसमें दोनों भाग आपको दिखाई देंगे। आगे प्रश्न पूछा गया है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है। जनित्र मतलब जनरेटर, जनरेटर आपको मालूम है, बिजली में आपने शादियों में देखा होगा जनरेटर, और उसको इतने एम्पियर की धारा दी जा रही है, शक्ति बताइए। तो P4 पावर बतानी है, V का मान है कितने वोल्ट है, 220 वोल्ट, I का मान है धारा कितनी बह रही है, धारा बह रही है 0.50 एम्पियर की। तो गणित के हिसाब से P, V और I के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, P बराबर V इंटू I, ये हमने पाठ में पढ़े हैं, विद्युत वाले पाठ में। V का मान है 220 और I का मान है 0.50, तो 0.5 भी लिख सकते हैं इसको, इस वाले जीरो को आप हटा भी सकते हो, तो जीरो अगर आप हटा भी दोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, उत्तर देने पर कितना होगा, जीरो का उत्तर 5 का गुणा करेंगे, जीरो का जीरो, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, और एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। तो बच्चों P जो होती है वॉट में लिखी जाती है, तो 110 वॉट की शक्ति होगी उसकी, पावर बराबर 110 वॉट। इसको आप गणित में अपनी कॉपी में हल करेंगे, आप गणितीय रूप दिखाएंगे, आप इसका वीडियो देख देख के आप हल करते रहेंगे। एक व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, हालांकि ये इस साल पाठ में नहीं है पर फिर भी बता देते हैं। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है परंतु निकट की वस्तुओं को देख पाता है, उसे कौन सा दोष होगा। तो बच्चों जब किसी व्यक्ति को दूर की चीज़ नहीं दिखती है, दूर रखी चीज़ नहीं दिख रही है उसको, तो इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। और अगर उसे दूर का साफ दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा है, तो उसको दूर दृष्टि दोष है। ये एक दूसरे जो नाम हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती और दूर दृष्टि दोष में आपको निकट की चीज़ें नहीं दिखती है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का नाम लिखिए। तो ये वाला पाठ अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, फिर भी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हमारे पास मालूम है, आजकल सौर ऊर्जा हो गया सबसे कॉमनली। एक स्रोत का नाम लिखिए, तो सौर ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा आजकल आप देखते होंगे आपके घरों में भी सौर ऊर्जा जो है उसके आपने प्लेट्स लगाई होंगी, तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। आगे देखें, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया जो है वो पहले पार्ट से एक प्रश्न है ये। संयोजन अभिक्रिया जहाँ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल, C(O2) दोनों मिलकर केवल CO2 बनाते हैं, तो ये संयोजन है। तो इस स्थिति को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। आगे प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में रखा जा सकता है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में रखा जा सकता है। तो पहला होता है बच्चों क्षारीय धातुएं, और दूसरा होता है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो दो समूह इनके हैं। और तीसरा जो समूह है वो है संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं। तो तीन समूह में क्षारीय मृदा धातुएं और संक्रमण धातुएं, तो तीन धातुओं के समूह बनाया जा सकता है। तीन धातुओं के नाम आप इसमें लिखोगे। आगे है तीन समूह के नाम। स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर लिखिए। स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर होगा, नाम से पता लग रहा है। स्व मैंने स्वयं अपना पोषण करने वाला, विषम मैंने दूसरे पर निर्भर रहने वाला। तो स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे,
जिसमें कोई जीव अपना पोषण स्वयं करता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। विषमपोषी में जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। पौधे स्वयंपोषी होते हैं, जबकि जितने भी जंतु होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं और विषमपोषी जीव पौधों द्वारा बनाए गए भोजन का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है पौधे और इसका उदाहरण है कोई भी दूसरा जंतु जो पौधों पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर हमें देखने को मिलेगा। एक एक उदाहरण हमने बता दिया दोनों का। एक स्वपोषी का एक उदाहरण पौधे हो गया और विषमपोषी का किसी भी जानवर का, किसी भी जंतु का आप नाम लिख लें जो पौधों पर निर्भर है। अब अग्न्याशयिक रस में दो आपने पढ़े होंगे, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ये नाम हमने पढ़े हैं। फिर से आप अपनी किताब में जाएंगे, किताब से आप देखेंगे पाठ संख्या 6 से ये पूछा गया है, छठे पाठ से पूछा गया है। एक बार आप पाचन तंत्र को पढ़ लेंगे। ट्रिप्सिन और एमाइलेज नाम के दो एंजाइम उसमें पाए जाते हैं। अग्न्याशयिक रस में पाए जाने वाले दो एंजाइमों के नाम लिखोगे। हाइड्रा में मुकुलन चित्र द्वारा समझाइए। तो हाइड्रा में मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा जो होता है वो एक ऐसा जीव है, कुछ ऐसा आपके चित्र में दिखाया गया होगा, ये जनन वाले पार्ट से है। हाइड्रा कुछ ऐसा जीव होता है, स्थिर जीव, एक जगह पर रहता है ज़्यादातर टाइम। इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी एक उभार उत्पन्न हो जाता है इसके शरीर में, और ये उभार आगे जाकर दूसरे जैसे हाइड्रा ऐसा कुछ रचना उसके साथ बना लेता है। तब इसको हम कहते हैं बड। बड मैंने कली। तो एक नई कली से निकल आती है। कुछ समय बाद ये कली बड़ी हो जाती है और इस पुराने हाइड्रा से अलग हो जाती है, तो मिलकर दो हाइड्रा बन जाते हैं, अलग अलग दो हाइड्रा जीव बन जाते हैं। तो कुछ जीवों में क्या होता है कि वो अपने जैसी रचना दोबारा बना सकते हैं अपने ही शरीर से। तो इसको हम बडिंग कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं बडिंग या मुकुलन कहा जाता है। मुकुलन हाइड्रा में होता है। अगला है 12वां प्रश्न। 8 ओम का कोई हीटर 2 घंटे तक 15 एम्पियर धारा से जोड़ा गया, उससे ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए। तो ऊष्मा के लिए बच्चों जूल का तापन का नियम का एक सूत्र था, H बराबर I²RT। I²RT सूत्र है एक। फिर से आप देख लेंगे अपनी बुक में, जूल का तापन का सिद्धांत, उसमें एक नियम था, एक सूत्र था। तो H का मान निकालना है, हमने हीट निकालना है, ऊष्मा निकालनी है। I जितनी धारा है उसका वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग, जितना प्रतिरोध है उसको गुणा कर देंगे 8, और जितने समय के लिए है 2 घंटे के लिए है, तो बच्चों 2 घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा। 2 घंटे उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। फिर उसमें कितने सेकंड होंगे 1 मिनट में? 60 सेकंड। तो कुल उत्तर कितना हो जाएगा आपका? 15 का वर्ग होता है 225 और गुणा 8 गुणा 6 का 36, 36 दूनी 72, 72,000। तो बच्चों इन तीनों अंकों का गुणा कर लें और उतने ओम का प्रतिरोध, उतना जो है उतनी जूल की धारा आपके पास हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, जितना भी जूल आपका उत्तर आएगा गुणा करके निकालेंगे अपने आप। जितना भी जूल आपका उत्तर आएगा वो एच का मान बताएगा। इतना जूल जो आपने गुणा करके निकाला उसको किलो जूल में बदल दोगे तो 1000 का भाग दे दोगे, तो ये किलो जूल बन जाएगा। जो भी उत्तर आएगा 1000 का भाग 3 अंक पहले दशमलव लग जाएगा ऊपर, तो इतना किलो जूल का उत्तर हो जाएगा। तो इतने किलो जूल की वो ऊष्मा देता है। आगे देखेंगे, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और उसका मान बताइए। विद्युत धारा की परिभाषा ये आपकी बुक में है, एक बार फिर से अपनी बुक में जाएंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, धारा को आई से दिखाते हैं। आई बराबर क्या होता है, आई का सूत्र बताएंगे। आई जो है विद्युत धारा की परिभाषा लिखेंगे और उसका मात्रक जो है एम्पियर लिखेंगे। इसे ए से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, तो इसको आप बुक से अक्षरशः लिखेंगे। आगे देखेंगे, जल का अपूर्णांक 1.33 है, इस कथन का अर्थ क्या अर्थ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब ये हो गया 1.33 अपूर्णांक का मतलब ये हो गया कि जल में प्रकाश की गति, जल में प्रकाश की गति वायु के 1.33 गुना है। तो जल में प्रकाश की गति वायु की तुलना में 1.33 गुना है, इसका मतलब ये हो गया।
इसका क्या अभिप्राय है, इसको भी आप अक्षरशः ऐसे लिखेंगे। अब इन फुल ये जो OTEC इसकी फुल फॉर्म आप बुक से सर्च करें और CFC इसकी भी फुल फॉर्म आप बुक से सर्च करें, मिल जाना चाहिए आसानी से। अब अगला है प्रश्न संख्या, ये जो है ऊर्जा वाले पार्ट से है, लास्ट वाले पार्ट से, जो हालांकि इस साल नहीं पूछा जाएगा। CFC ये जो है पर्यावरण वाले पार्ट से, लास्ट के, उससे सर्च करेंगे। तो कुछ काम मैं आपको सर्च करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आप किताब उठाकर देख सको। आगे देखेंगे, समीकरण को संतुलित कीजिए। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, संतुलित कैसे करना है इस बारे में आपको बताया जा चुका है। तो कैसे संतुलित करेंगे बच्चों, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, इसके 2 गुने ये दोनों के लिए हैं तो इसके भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। तो ऑक्सीजन आपको लगभग बराबर दिख रहे हैं, पर ये सोडियम 4 दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको 4 बनाना है बच्चों, तो फिर दोगुना करना पड़ेगा, तब जाके 4 बनेंगे ये। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, अभी 4 हो गया तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, और ये तो 4 है ही, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी आपको 2 और गुणा करना पड़ेगा इसमें भी। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये सही है, इसका डबल करना पड़ेगा और इसको 4NO लिखना पड़ेगा, 4NaO सोडियम ऑक्साइड 4 गुना करना पड़ेगा, तब आपकी समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगी। अगले वाले में देखें, ये थोड़ा तेज़ी का काम है, मैंने आपको समझाया था कि प्रैक्टिस आप करोगे तो आप आसानी से एक बार में इसको कर लोगे। 3 नंबर का प्रश्न है, देखो कितना आसान है। Fe के बाद 2 हैं, O के बाद 3 हैं, एल्यूमिनियम के पास 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक ही है। तो बच्चों 3 O यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, O ये यहाँ भी दिख रहे हैं, केवल Fe का अंतर पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 ही हैं, तो इसका मतलब इसको दुगना करना पड़ेगा, तो ये दुगना यहाँ चला जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये आपकी संतुलित समीकरण